हाँ बच्चों, ये बताइएगा आप लोग 1 to 6 बताइए एक्सरसाइज 2 में 1 to 6 कुछ डाउट है? नहीं सर। किसी का भी डाउट होगा बोलेगा भाई, सर ठीक ना? हाँ हाँ बोलो। सर इसके पहले वाले एक्सरसाइज में एक बार जाएंगे, मेरा थोड़ा एक क्वेश्चन में डाउट है सर। एक्सरसाइज 1 का वो सर पार्ट 2 का डाउट है थोड़ा सर, पार्ट 2C। पार्ट 2C2। अरे पार्ट 2C2 व्हाट इज यही वाला ना, C2 वाला? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ये लिखा गया व्हाट इज लाइकली टू बी द ऑर्बिट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डायमीटर इतना, ठीक ना? तो डायमीटर इतना है, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो ना, हाइड्रोजन नहीं लिखा गया, हाइड्रोजन एटम लिखा गया, डायमीटर इतना है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा नैनोमीटर, है ना? तो आप यहाँ पर रेडियस वाला फॉर्मूला लगा दोगे 0.529 n²/z। ये एंगस्ट्रॉम में होता है, एंगस्ट्रॉम को हम लोग नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं या नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 100 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, है कि नहीं? समझ रहे हो अभिषेक? हाँ सर। 0.529 लिखते हैं तो ये नैनोमीटर में आता है। तो बस हम लोग ऐसा करते हैं कि 0.529 मल्टीप्लाइड बाई n², जेड की वैल्यू इतना ही है ना? तो मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूं कि n² इज इक्वल टू 100/0.529, है ना? तो यहाँ से n की वैल्यू, एक मिनट में थोड़ा सा कैलकुलेटर लेके आता हूँ, एक मिनट रुकिए। तो ये है 100/0.529, ये 189 आएगा, ठीक ना? और 189 का रूट लेंगे, 189 का ये 13.7 आ रहा है ना? अच्छा, लगभग 14। लगभग 14 है, हाँ। तो 13.74 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी ना, ये 14 को हम लोग टिक करेंगे, ठीक ना? क्लोज टू जो वैल्यू रहेगी ना उसी को टिक किया जाएगा, ठीक है अभिषेक? हाँ सर। अगर यही 5 से मतलब कि हो 13.5 से कम होता तो हम लोग 13 को टिक करते, हालांकि 13 दिया भी नहीं गया है, तो 14 मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसमें, ठीक ना? मिटा दे रहे हैं भाई इसको। ये है भाई, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा गया एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 में जो लिखा गया है कि, अच्छा एक्सरसाइज 2 में बच्चों कुछ डाउट है 1 to 6? किसी को डाउट रहेगा तो बोलेगा नहीं भाई। सर। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, 7 to 10 बताइए, 7 to 10। सर 7 में। हाँ सर, नंबर 7 7 और नंबर 8 में सर। ठीक है ठीक है, 7 वाला हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए लिखा गया है कि इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट फॉर रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, ठीक ना? एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसी के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला जानते हैं ना, फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला क्या था? यहाँ पर रेडियस है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते थे ना 2πr/v, याद है आप लोगों को? बोलिए भाई।
सर। ये फॉर्मूला बताया था हाँ बच्चों सर। को का, ठीक ना। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा, हम लोग टाइम पीरियड का निकालेंगे ना, तो टाइम पीरियड का हो जाएगा 1/t, यानी v इज इक्वल टू हो जाएगा, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे ये हो जाएगा t इज इक्वल टू v/2πr, ये हो जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पर t1/t2 हम लोग लिख देंगे, और t1/t2 हम लोग क्या लिखेंगे, to move around the nucleus orbit ratio of time taken to complete one revolution। सर मुझे लगता है उल्टा था कि टाइम पीरियड 2πr/v था। वो तो है, लेकिन बात इसमें ये है कि वेलोसिटी नहीं दिया गया है ना, न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r and 4r, the ratio of time taken by them to complete one revolution। अच्छा, वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम पीरियड ही तो होता है, मान लीजिए ठीक है, उल्टा हम लोग कर दिए 2πr/v, ये चीज है, बट यहाँ पर तो वेलोसिटी भी आ रहा है ना, टाइम टेकन बाय दिस। वेलोसिटी का क्या मतलब, सेम कंसीडर करेंगे दोनों का? वही तो सोच रहे हैं। अच्छा, हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, n²/z, है ना, रेडियस जो होता है, n³ रेडियस जो z हो स्क्वायर। जाएगा n, हाँ हाँ सर। n³ हो जाएगा, है ना, ऐसे n³ हो जाएगा, यहाँ पर z² हो जाएगा, ठीक ना। टाइम पीरियड विल बी डायरेक्ट, देखो नीचे वाले वेलोसिटी जो होता है ना, इस वाले को भी हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से n³/z² आता है। वेलोसिटी वाला फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 into 10⁻, कितना था भाई, 6 था या 7 था, 6 था, और फॉर्मूले में क्या था भाई, z/n था, z/n था, ठीक ना ऐसे। तो हम लोग यहाँ पर जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, टाइम पीरियड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस वाला n²/z, और यहाँ पर z/n, ठीक ना। तो यानी यहाँ से n³/z आ जाएगा स्क्वायर, है ना ऐसे। तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, मतलब दोनों को हम लोग रेशियो को डिवाइड कर देंगे। अच्छा, बोला गया है अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर moves around the nucleus of circular orbit of radius इतना, सर तो ये दिक्कत है ना, यहाँ पर हम लोग कौन सा लेंगे, किस ऑर्बिट में ये मूव कर रहे हैं। हाँ सर, मतलब वो तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि इस ऑर्बिट में तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। और n की वैल्यू हम लोग सेम ले नहीं सकते। अरे तो Rn4r है, एक मिनट। अच्छा, यहाँ से जरूर कुछ चीज निकल पाएगी हम लोगों की। देखिए यहाँ पर जो रेडियस लिखा गया है ना, Rn4r लिखा गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं r का जो फॉर्मूला होता है 0.529 n²/z, ठीक ना। ये एंगस्ट्रॉम होता है इतना। अब अगर हम लोग यहाँ पर ये नैनोमीटर में होता है ना, ये नैनोमीटर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग एक तो देखिए r है,
तो मैं लिख दूंगा R इज इक्वल टू 0.529 N1। देखो Z दोनों से कट जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ये देखिए R/4R, दोनों जगह से Z कट गया, इज इक्वल टू N1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा, यानी N1/N2 जो आएगा, ठीक ना, 1/4 आएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट, यानी N1/N2 की वैल्यू हम लोगों की आ गई 1/2, है ना, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 है। और वहां पर हम लोग जो डिस्कस किए थे कि टाइम पीरियड वाला T1/T2, ये क्या डिस्कस किए थे हम लोग, N1 का क्यूब डिवाइडेड बाई Z स्क्वायर, यहाँ पर N2 का क्यूब डिवाइडेड बाई Z स्क्वायर, है ना, ऐसे। अब देखिए Z से Z कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर N1 का क्यूब डिवाइडेड बाई N2 का क्यूब ऐसे आएगा, और N1 N2 की वैल्यू कितनी है, 1/2 का क्यूब, 1/8 आएगा आंसर, है ना। ये ऐसे करके करेंगे, ठीक ना, ये इस तरीके से है ये। ठीक है, समझ में आया बच्चों? आसान नहीं है भाई ये मटेरियल जो है ना, है डिफिकल्ट थोड़ा, मतलब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। इसको मिटा दे बच्चों, स्क्रीन सर एक शॉट ले सेकंड लीजिए सर। जिसको लेना है। हाँ सर। मिटा दे रहे हैं बच्चों इसको हम। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 भी बोल रहे थे आप लोग, हाँ है ना? सर मेरा था डाउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट इज J। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट इज J, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, mvr, और mvr इज इक्वल टू J, इतना दिया गया है, ठीक ना। हम ऐसा करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू J स्क्वायर, है ना। मैं ऐसा सोच रहा हूं, देखिए r के टर्म में तो आंसर है ही, मैं ऐसा कर रहा हूं, दोनों साइड में m r स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूं, और जब मैं mr स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो इधर भी डिवाइड कर दूंगा mr स्क्वायर, और यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे, यानी mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पूछा है ना, तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू J स्क्वायर डिवाइडेड बाई mr स्क्वायर, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यही है काइनेटिक एनर्जी, और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी J स्क्वायर, ये 1 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, ये इस तरीके से, ठीक है अभिषेक। हाँ सर। मिटा दें इसको। हाँ सर हो गया सर, देखिए। हाँ बच्चों, ठीक है, अप टू 10 तक कुछ और डाउट? अप टू सर 10, 15। 15 नंबर, हाँ सर सर। मेरा भी था 15 में। अच्छा अच्छा अच्छा, अप टू 10 तक और कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, 15 पर आते हैं, एक मिनट। हाँ भाई, 15 वाला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन डिक्साइड फ्रॉम लेवल n to 1, ठीक है, n से 1 में जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ लाइन बिलोंगिंग टू बॉल्मर सीरीज आर 2, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन आर आयोनाइज्ड फ्रॉम लेवल n by photons of energy level 13, then kinetic energy of ejected electron will be, ejected electron की kinetic energy निकालनी है। अब देखिए बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन जो डीएक्साइट हो रहा है फ्रॉम n to 1, अब बोला है टोटल नंबर ऑफ लाइन बिलोंगिंग टू बाल्मर सीरीज इज 2। तो देखो यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं ऐसे करके, 1 2 3 4, है ना। देखिए यहाँ पर लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड हम्फ्री होता है,
अब बोला है कि नहीं भाई किसी से जंप कर रहा है 1 में, ठीक ना, किसी पोजीशन से जंप कर रहा है 1 में, और बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लाइन बिलोंगिंग टू बाल्मर सीरीज इज 2। तो ये देखिए ये ब्रैकेट है, बी आर में लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए बाल्मर सीरीज में 2 फोटोन जनरेट हो रहे हैं, मतलब यहां से यहां पर ऐसे 2 फोटोन जनरेट होंगे, ठीक ना। तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर जंप करेगा, 4 से 1 में जंप करेगा, ठीक ना। जो इलेक्ट्रॉन को जंप करने का चांसेस है वो 4 से 1 में जंप करेगा, जो n की वैल्यू है 4 आएगी। बोला गया सर टोटल 4 नंबर क्यों ऑफ सर, लाइन, मतलब 4 से तो ज्यादा भी हो सकता है ना? नहीं बोला गया ना कि 2 ही जनरेट हो रहा है, द नंबर ऑफ लाइन बिलोंगिंग टू बाल्मर सीरीज। तो ये देखिए बाल्मर सीरीज में 2 ही बार जंप करना चाहिए, ठीक ना। ठीक है सर। तो बाल्मर सीरीज में 2 पॉसिबिलिटी कब है, जब 4 से जंप करेगा, अगर 5 से जंप करेगा तो 3 हो जाएगा, ये देखिए यहां से 3 जंप कर जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग 4 से जंप करवाएंगे, ठीक ना, ये है। अब देखिए लिखा गया है कि इफ इलेक्ट्रॉन, इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इफ इलेक्ट्रॉन आर आयोनाइज्ड फ्रॉम लेवल n बाय फोटोन एनर्जी इतना, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी, ठीक है। तो एक बात सोचिए ध्यान से कि अगर इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, n इज इक्वल टू में, मतलब लेवल n से इस इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करवाना है, इजेक्ट करवाना है। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके कहां पर जाएगा, इनफाइनाइट पर जाएगा, ठीक ना। अब देखिएगा ध्यान से, हम बोलेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, मेटल से निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी चाहिए, दैट विल बी द वर्क फंक्शन, समझ रहे हो। हाँ सर। ध्यान दीजिएगा, ये n इज इक्वल टू 4 से इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालेंगे, निकाल के कहां पर ले जाएंगे, इन्फिनिटी पर। यानी मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया मतलब वो इन्फिनिटी पर पहुंच गया है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या है कि 4th सेल से जस्ट बाहर निकल गया, बाहर निकलने का मतलब इन्फिनिटी पर पहुंच गया, इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा, उस एनर्जी को निकाल देंगे, तो दैट विल बी द वर्क फंक्शन ऑफ दिस ब्रैकेट सीरीज, ठीक ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि 13.6 क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकाल लेते हैं, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा 13.6 मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन है, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कितना आता है भाई, 13.6 डिवाइडेड बाई 1685 आता है, हाँ 0.85, ठीक ना। तो देखिए बच्चों इतना एनर्जी चाहिए इसको बाहर निकालने में, ठीक ना। अब उसके बाद में अब सोचिए कि बाकी अब देखो 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी जा रही है, समझ रहे हो ना, और 0.85 चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने में, बाकी एनर्जी कहां पर यूज हो जाएगी, एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर 13 माइनस 0.85, ये हो जाएगा, समझ गए। तो यानी यहां से जो भी माइनस करने पर आएगा इट विल बी द आंसर -13, ये 12.15 आएगा। कोई आंसर है भाई, हाँ ये ए वाला आंसर करेक्ट है, सर यही। हाँ हाँ बोलो। सर यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस बिलोंगिंग टू द बाल्मर सीरीज है, तो उसका क्या मतलब उसका क्या इम्पोर्टेंस है सर यहाँ पर, मतलब यहाँ पर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करने में उसका कोई काम नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन में। नहीं नहीं काम आ रहा है ना, देखिए बोला गया है ना कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब कि इफ टोटल नंबर ऑफ लाइन बिलोंगिंग टू बाल्मर सीरीज आर 2, बाल्मर सीरीज में 2 मतलब कि हो फोटोन जनरेट हो रहे हैं या 2 लाइन जनरेट हो रही है, तो 2 लाइन जनरेट कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में रहेगा, n इज इक्वल टू 4 में है, ब्रैकेट में है, और वहीं से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, 0 से नहीं बाहर निकालना है। देखिए बोला गया ना द इफ इलेक्ट्रॉन आर आयोनाइज्ड फ्रॉम लेवल n
बाई फोटोन, ठीक ना। तो लेवल n यानी फोर्थ से आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, जो n की वैल्यू आई है पहले वाले से। हाँ सर, बोलिए भाई। हाँ सर, समझिए सर। ये चीज है। इसको मिटा देना बच्चों। अब ठीक है, आगे बताइए भाई। अप टू 15 तक कुछ डाउट? अप टू 15 कुछ नहीं सर। किसी को लिखना तो लिख सकता है भाई, ये हो गया सर। मिटा देते हैं। हाँ ठीक है भाई, 15 तक डाउट नहीं। अप टू 20, अप टू 20 बोलिए बच्चों। अप टू 20 तक डाउट नहीं है, ठीक है भाई। मैं आगे मूव कर रहा हूँ। 21 से 25, 21 टू 25। नहीं सर। 21 टू 25 डाउट नहीं है। अब 25 टू 30, 25 टू 30। नहीं सर। ठीक है बच्चों, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 25 टू 30 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में 31 में भी डाउट नहीं होगा। अच्छा, जो ये वाला केमिस्ट्री वाला है ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला है ना, आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा लास्ट में। अगर आप लोग कहोगे तो पढ़ा देंगे हम भी। वैसे फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक ना। तो ये है। अच्छा, पार्ट 2 में हम लोग आ गए भाई। तो बताइए भाई, 1 to 5 कुछ डाउट है? नहीं सर। बोलिए बच्चों। 1 to 5 नहीं डाउट है। और 6 to 10? 9 और 10 में मेरा डाउट है। 9 और 10 में, सर मेरा 10 ठीक है। में डाउट है सर। अच्छा अच्छा, 9 वाला पहले देखते हैं। देखिएगा ध्यान से। लिखा गया, फोटोन हैविंग एनर्जी इक्विवेलेंट टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 4 स्टेट ऑफ हीलियम atom is used to eject an electron from the metal surface of work function 1.4 electron volt. If electron are further accelerated through the potential difference of 4 volt, then minimum value of de Broglie wavelength associated with the electron is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया है कि बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा बच्चों, एक चीज आप लोग बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन लिख लीजिए। तो जैसे बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये होता है ना कि न्यूक्लियस है, ठीक ना। न्यूक्लियस से किसी भी पोजीशन पर, जैसे किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाएगा तो इसको आप एक्साइटेड स्टेट, सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलना उतना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी जैसे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से निकालने वाले को हम लोग बोलते हैं ना आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट से निकाल रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो यहां से कहां पर ले जाओगे? इन्फिनिटी पर। तो एक डेफिनेशन छोटा सा लिख लीजिएगा बाइंडिंग एनर्जी का। तो बाइंडिंग एनर्जी का लिख लीजिएगा डेफिनेशन में लिखा था एक, तो 1 मिनट रुकिएगा, लिख लीजिएगा। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड समझ रहे हो ना कैसे लिखना है? रिक्वायर्ड तो समझ रहे हो ना, इन्फिनिटी तक पहुंचाना है इलेक्ट्रॉन को। पता नहीं कहीं लिखा था। मतलब एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी तक कहीं? हाँ, किसी भी पोजीशन से। और एक्साइटेड स्टेट हो सकता है, वो ग्राउंड स्टेट हो सकता है। अगर ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसी बॉन्डिंग एनर्जी को हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ सर। ये चीज है, छोड़िए, नहीं मिल रहा है तो लिख लीजिएगा भाई, ठीक ना। अब देखिए यहां पर जो लिखा गया है, क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। इसको मिटा दिए, सॉरी। हाँ, अब देखिए बोला गया है कि ये है क्वेश्चन नंबर 9, 4 स्टेट ऑफ हीलियम इज यूज्ड टू इजेक्ट। अच्छा, यहां पर जो है अब ठीक है, 4th स्टेट में है।
प्रोटॉन हैविंग फोर्थ स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, ठीक ना। तो फोर्थ स्टेट अगर ये है तो यहाँ पर इस स्टेट में हम लोग इसकी एनर्जी निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो इन्फिनिटी पर पहुंचाना है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे ई, या फिर लिख देते हैं डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 13.6, चीजों को इधर के मिटा देते हैं हम लोग, सर वो जरूरत डेफिनेशन नहीं। एक और बार रिपीट करेंगे, थोड़ा कट गया सर। it is amount of energy required, कैसे कैसे लिखो आयुष बताओ तो डेफिनेशन। Required to remove electron from any state, ground or excited to infinity. जैसे इलेक्ट्रॉन को ना आपको किसी भी स्टेट से इन्फिनिटी तक पहुंचाना है, ठीक ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है अभिषेक? हाँ सर ठीक है। यहाँ पर ये 13.6 है। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ स्टेट है तो हम लोग लिखेंगे 1/4 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए 1/इंफिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी से पहुंचाना है, और हाइड्रोजन नहीं ये हीलियम है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहां से आ जाएगा 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 16, तो 4/16 13.6 डिवाइडेड बाई 4, ये 3.4 आ जाएगा आपका, ठीक ना, ये 3.4 आ गया। अब देखना भाई बोला गया है कि, अब देखिए आगे देखिए लिखा गया है ये लिखा गया इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 1.4। अब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना ये यूज्ड हो रही है, ठीक ना, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन भाई, कितना 1.4 वर्क फंक्शन है, तो आप इसको तो पहले माइनस कर दोगे क्योंकि 3.4 माइनस 1.4, ठीक ना, तो ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक ना। अब इतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, समझ रहा हो ना, ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। अब लिखा गया इफ इलेक्ट्रॉन आर फर्दर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट देन मिनिमम वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज, ठीक ना। तो अब देखिए ध्यान से भाई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ पर एनर्जी है ही, और 4 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जा रहा है, मतलब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी, ठीक ना, यहां पर हो जाएगा 2 पहले से थी और 4 से फिर से एक्सेलरेट किया जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल एनर्जी अब इलेक्ट्रॉन के पास में है। अब पूछा गया है कि इससे एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगी, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ याद है, मैं बता रहा हूं, मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ इस रेड कलर से लिख रहा हूं, इसको आप लोग नोट्स में ऐड कर लोगे। मैंने बताया था लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ 2m के, समझ गए, ये होता है। और इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों हम लोग लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 बाई v, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में आता है, या फिर मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को शायद ऐड करने के लिए बोला था लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी आपको कंफर्टेबल पड़े आप याद कर सकते हो। आई थिंक ये वाला ज्यादा आसान है, इसको आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। इसको बच्चों जरूर से आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स में लिख लीजिएगा, 150 बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में आएगा वेवलेंथ, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है। ठीक ना, ये है भाई। अब ध्यान से देखिए, बस यही वैल्यू जो है ना लैम्डा की, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितना है 6, डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर हम लोगों का। इसको डिवाइड कर देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। 150 डिवाइडेड बाई 6, 5 एंगस्ट्रॉम आएगा। 5 आएगा, कितना आएगा? 5 एंगस्ट्रॉम मतलब पूरा आंसर। हाँ सर। तो 5 आंसर दिया गया है, सर 5 ही आंसर दिया गया है। हाँ सर। वाह, हम डर ही गए थे, हम कहे 5 तो आता ही नहीं है आंसर। ठीक है भाई, तो ये है, इसको मिटा दे रहे हैं। अभिषेक नंदी यही मेथड यूज किए थे आप भी? एन, हाँ सर, ये फॉर्मूला से किए थे सर। हाँ सर। वाह, ठीक है भाई, मिटा दे रहे हैं इसको, है ना, ये मिटा दे रहे हैं। हाँ सर। हाँ, अब बताइए। अच्छा, 10 वाला भी डाउट था? हाँ सर, 10। लिखा गया है भाई, हाँ 10 वाले में लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन इन लिथियम 2+ आयन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर स्टेट N2 to lower state N1. The emitted photon used to ionize an electron in hydrogen atom from second excited state. The electron on leaving hydrogen atom has d Broglie wavelength. Now find the value of N2. अच्छा, लिखा गया है लिथियम प्लस आयन मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम हायर स्टेट N2 to lower state N1. The emitted photon is used to ionize an electron in hydrogen atom from second excited state. ठीक है, the electron on leaving the hydrogen atom has a d Broglie wavelength इतना। हाँ, तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, हम लोग लिखेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पर जंप कर रहा है ट्रांजिशन। अच्छा, इमिटेड फोटोन, तो हम लोग ऐसा करेंगे ना कि यहाँ से लिथियम की वजह से लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ पर करेगा, इसकी एनर्जी निकालेंगे। देखिए, मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद में कैलकुलेशन हम लोग न्यू मीटिंग क्रिएट करके करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है हायर स्टेट N2 से N1 में जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, एनर्जी निकलेगा, ठीक ना। अब बोला जा रहा है कि इसी एनर्जी को एक हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने में यूज हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है। यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या, N = 3। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो N = 2 होगा हाइड्रोजन के लिए, सेकेंड हो जाएगा N = 3। अब लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन ऑन लिविंग हाइड्रोजन एटम हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो यहां से हम लोग काइनेटिक एनर्जी तो निकाल सकते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकल गया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ N2। समझ गए ना, तो ये आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर है इसमें, आप लोग रीज्वाइन कीजिए ना, ताकि मिट नहीं जाएगा, अदरवाइज मिट जाएगा। आप लोग रीज्वाइन कीजिए, बता रहे हैं इसको।